जब भी हम सुनते हैं कि समुद्र के नीचे कोई बड़ा भूकंप आया है तो फौरन दिमाग में एक ही ख्याल आता है, सुनामी, है ना? पर क्या ये सच है? क्या हर भूकंप अपने साथ सुनामी लाता भी है? चलिए आज इसी के पीछे का पूरा साइंस समझते हैं। देखिए, ये सोचना बहुत आम है कि अगर समंदर में जोर का भूकंप आया है तो बस एक बड़ी सी लहर आने ही वाली है। लेकिन क्या ये वाकई इतना सीधा है? तो इसका सीधा और शायद थोड़ा चौंकाने वाला जवाब है नहीं, बिल्कुल नहीं। असल में सुनामी पैदा करने वाले भूकंप बहुत बहुत रेयर होते हैं। तो फिर सवाल उठता है कि ऐसा क्यों है? आइए इसी की तह तक चलते हैं। तो देखिए, आज हम इस पूरे टॉपिक को कैसे समझेंगे। सबसे पहले एक बहुत बड़ी गलतफहमी दूर करेंगे, फिर सुनामी बनने की उन 4 खास शर्तों को जानेंगे। उसके बाद देखेंगे कि इसका असली इंजन यानी सबडक्शन जोन क्या होता है। फिर हम एक लहर की पूरी जर्नी को ट्रैक करेंगे और आखिर में देखेंगे कि आज का साइंस इस बारे में क्या कर रहा है। देखिए, दुनिया में हर साल हजारों भूकंप आते हैं, हजारों, लेकिन उनमें से मुट्ठी भरी सुनामी ला पाते हैं। पता है क्यों? क्योंकि सारा खेल इस बात का नहीं है कि जमीन कितनी जोर से कांपी, बल्कि इस बात का है कि समुद्र के फर्श को कितना जोर का धक्का लगा। ये सिर्फ एक कंपन नहीं है, ये पानी को ऊपर की तरफ फेंकने वाली एक जबरदस्त ताकत है। तो वो क्या चीजें हैं जो एक नॉर्मल भूकंप को सुनामी बनाने वाले मॉन्स्टर में बदल देती हैं? इसके लिए एक खास रेसिपी है जिसमें 4 चीजें होनी ही चाहिए। इसे एक चेकलिस्ट की तरह समझिए। अगर इन 4 में से एक भी चीज मिसिंग है तो वो खतरनाक लहर नहीं बनेगी। तो चलिए अब सीधे उस सीक्रेट रेसिपी पर आते हैं। वो 4 साइंटिफिक कंडीशंस जो एक भूकंप को सुनामी में बदल देती हैं। ये वो फिल्टर हैं जो तय करते हैं कि कौन सा भूकंप खतरनाक है और कौन सा नहीं। तो ये 4 शर्तें हैं, ध्यान से सुनिएगा। पहली, भूकंप समंदर के नीचे होना चाहिए, जमीन पर नहीं। दूसरी, ये बहुत पावरफुल मतलब बहुत ज्यादा मैग्नीट्यूड का होना चाहिए। तीसरी, ये जमीन की सतह के ज्यादा नीचे नहीं बल्कि उथला होना चाहिए। और चौथी, जो कि सबसे ज्यादा जरूरी है, इसे समंदर के फर्श को साइडवेज नहीं बल्कि ऊपर या नीचे की तरफ धकेलना होगा। अब अगर मैग्नीट्यूड यानी कि इसकी ताकत की बात करें तो 6.5 के भूकंप से तो शायद कोई छोटी मोटी लहर ही बनेगी जिस पर किसी का ध्यान भी ना जाए। असली खतरा वो शुरू होता है 7.9 या उससे ज्यादा के मैग्नीट्यूड पर। ये वो मेगाक्वेक्स हैं जो भयंकर सुनामी पैदा करते हैं, जिनका असर हजारों किलोमीटर दूर तक दिखता है। गहराई का भी बहुत बड़ा रोल है। सोचिए, अगर भूकंप 70 किलोमीटर से भी ज्यादा गहरा हो तो उसकी एनर्जी ऊपर पानी तक पहुंचते पहुंचते फुस हो जाती है, बिखर जाती है। लेकिन एक उथला भूकंप वो अपनी सारी की सारी ताकत सीधे पानी में ट्रांसफर कर देता है। बस यही तो चाहिए सुनामी बनने के लिए। और अब आते हैं सबसे सबसे जरूरी कंडीशन पर कि मूवमेंट किस तरह का हुआ। देखिए, एक होता है स्ट्राइक स्लिप भूकंप। इसमें प्लेटें एक दूसरे के बगल से रगड़ खाकर निकल जाती हैं, साइड टू साइड। इससे पानी में ज्यादा हलचल नहीं होती। लेकिन एक होता है थ्रस्ट भूकंप। इसमें एक प्लेट दूसरे के नीचे धंसती है और फिर जोर से ऊपर की तरफ उछलती है। बूम! बस यही वो जबरदस्त धक्का है जो अरबों टन पानी को अपनी जगह से हिला देता है और सुनामी को जन्म देता है। तो सवाल ये है कि ये खतरनाक मेगा थ्रस्ट भूकंप आखिर बनते कहां हैं? चलिए अब पृथ्वी के उन खास जियोलॉजिकल हॉटस्पॉट्स पर चलते हैं, उन इंजन रूम्स में जहां ये सारी एनर्जी तैयार होती है। इन जगहों को कहते हैं सबडक्शन जोन। ये वो जगह हैं जहां एक भारी ओशियानिक प्लेट एक हल्की कॉन्टिनेंटल प्लेट के नीचे खिसकती है या कहिए धंसती चली जाती है। और ये प्रोसेस इतना धीमा होता है जितना कि हमारे नाखून बढ़ते हैं। लेकिन सोचिए, सैकड़ों सालों तक ये धीमी गति लगातार चलती रहती है और अपने अंदर एक अविश्वसनीय, एक जबरदस्त एनर्जी जमा करती जाती है। तो होता क्या है? ये प्लेटें एक दूसरे में फंस जाती हैं, लॉक हो जाती हैं। ऊपर वाली प्लेट धीरे धीरे मुड़ने लगती है, एक खिंचे हुए रबर बैंड की तरह। तनाव बढ़ता जाता है और फिर सैकड़ों साल बाद वो लॉक अचानक टूट जाता है। स्नैप! वो मुड़ी हुई प्लेट वापस अपनी जगह पर उछलती है और समंदर का पूरा फर्श कुछ ही सेकंड्स में कई मीटर ऊपर उठ जाता है। बस यही वो पल है जो सुनामी को पैदा करता है। और ये सबसे ज्यादा होता है पैसिफिक ओशन के रिंग ऑफ फायर में, जो दुनिया का सबसे एक्टिव भूकंप वाला इलाका है। अब एक बार वो जबरदस्त एनर्जी पानी में ट्रांसफर हो गई तो सुनामी की लहर अपना सफर शुरू कर देती है।
तो चलिए अब इस लहर के साथ साथ चलते हैं और देखते हैं कि कैसे ये गहरे समंदर की एक न दिखने वाली लहर से किनारे पर एक भयानक दीवार बन जाती है। आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन गहरे समंदर में सुनामी एक जेट प्लेन की स्पीड से चलती है, करीब करीब 800 किलोमीटर प्रति घंटा। पर कमाल की बात यह है कि उस वक्त लहर की ऊंचाई 1 मीटर से भी कम होती है, इतनी कम कि अगर कोई जहाज उसके ऊपर से गुजर जाए तो उसे पता तक नहीं चलेगा। लेकिन जैसे ही ये लहर किनारे के पास उथले पानी में पहुंचती है, पूरा खेल बदल जाता है। पानी की गहराई कम होने से लहर की स्पीड तो एकदम से घट जाती है, लेकिन उसकी एनर्जी वो तो उतनी ही रहती है। तो वो सारी एनर्जी जाती कहाँ है? वो लहर की ऊंचाई में चली जाती है, और 1 मीटर की वो लहर अचानक 40 मीटर ऊंची पानी की दीवार बन सकती है। सोचिए, जैसा 2011 में जापान में हुआ था। और एक बहुत जरूरी बात जो सबको पता होनी चाहिए, सुनामी कभी भी एक अकेली लहर नहीं होती। ये लहरों की एक पूरी सीरीज होती है, एक के बाद एक। और ये जरूरी नहीं कि पहली लहर ही सबसे बड़ी हो। कई बार तो दूसरी या तीसरी लहर जो घंटों बाद आती है, वो सबसे ज्यादा तबाही मचाती है। इसीलिए सुनामी की वार्निंग इतने लंबे समय तक एक्टिव रहती है। अब इतनी बड़ी तबाही की ताकत को देखते हुए दुनिया भर के साइंटिस्ट्स दिन रात इसी कोशिश में लगे हैं कि कैसे ये पता लगाया जाए कि कौन सा भूकंप खतरनाक सुनामी बनाएगा और कौन सा नहीं। तो चलिए अब देखते हैं कि आज का मॉडर्न साइंस इस चैलेंज से कैसे निपट रहा है। साल 2021 में अलास्का के पास एक बहुत बड़ा भूकंप आया और इसने साइंटिस्ट को एक गोल्डन चांस दे दिया। एक इंटरनेशनल टीम ने वेव ग्लाइडर्स नाम के रोबोटिक सर्फ बोर्ड्स को समंदर में भेजा, और इन ग्लाइडर्स ने समंदर के फर्श की मूवमेंट को सेंटीमीटर लेवल की प्रिसिजन के साथ नापा। इससे सबडक्शन जोन कैसे काम करते हैं, इसकी ऐसी डिटेल मिली जो पहले कभी नहीं मिली थी। पर देखिए, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, अभी भी बहुत कुछ जानना बाकी है। जैसा कि इस रिसर्च के एक बड़े साइंटिस्ट प्रोफेसर जेम्स फॉस्टर कहते हैं, असली चैलेंज तो 3000 मीटर से भी ज्यादा गहराई पर फॉल्ट सिस्टम को मॉनिटर करना है। यह सुनामी रिसर्च का अगला फ्रंटियर है। जब हम इस अनजान दुनिया को समझ पाएंगे, तभी शायद ये पहेली सुलझेगी कि एक भूकंप सुनामी में कैसे बदलता है। तो आज हमने ये समझा कि सुनामी कोई रैंडम घटना नहीं है। इसके लिए एक परफेक्ट रेसिपी चाहिए, सही लोकेशन, सही पावर, सही गहराई, और सबसे जरूरी सही मूवमेंट। साइंस हमें ये क्यों होता है ये तो बता रहा है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी वही है, क्या हम कभी ये पता लगा पाएंगे कि अगली बड़ी सुनामी कब आएगी और कितनी बड़ी होगी? और ये सिर्फ एक साइंटिफिक सवाल नहीं है, ये दुनिया भर में समंदर किनारे रहने वाले लाखों लोगों के लिए जिंदगी और मौत का सवाल है।